हेलो एवरीवन, मैं निशांत कुमार आप लोग का निशांत मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए होने जा रहा है, जिसमें मैं क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं त्रिकोणमिति से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे प्रश्न सॉल्व करूंगा और जितने भी कॉन्सेप्ट है पहले मैं उसे क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। यह जो चैप्टर है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों को जो क्लास 10th का बोर्ड देने वाले हैं उन्हें जरूर शेयर करें, उन्हें जरूर बताएं, उन्हें यह वीडियो एक बार देखने के लिए जरूर बोलें। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति के जितने भी कॉन्सेप्ट, इसका शुरुआत कैसे हुआ, इसमें होता क्या है, इसमें गणना क्या चीज का करते हैं, यह चीज के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यह एक गणित का यह शाखा है, मैथ का शाखा, मैथ का ब्रांच है, गणित का शाखा है। तो अगर हमको यह पता चल गया कि यह जो मैथ का ब्रांच है, जो त्रिकोणमिति है, इसमें हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं, क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो वही चीज को सबसे पहले हम क्लियर करने जा रहे हैं कि त्रिकोणमिति में आखिर अध्ययन, गणना किस चीज का होता है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और जहां कोई दिक्कत होगा आपको समझने में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ मुझे दिक्कत हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मान लीजिए यह कोई बिल्डिंग है। सबसे पहले मान लीजिए यह कोई बिल्डिंग है, यह कोई ऊंची इमारत है, बिल्डिंग है, भवन है, ठीक है। चलिए यह कोई भवन है, इस भवन की कुछ ऊंचाई होगी, इस भवन की कुछ ऊंचाई होगी, कितनी है हमको मालूम नहीं है। इस भवन की कुछ ऊंचाई होगी, इस भवन की कुछ ऊंचाई होगी। इस भवन की ऊंचाई गणना करना है, तो गणना करना है तो गणित सीखना होगा। अब गणित में बहुत सारे ब्रांच हैं, अब किस ब्रांच में ऊंचाई का गणना होगा हम लोग देखते हैं। मान के चलिए यहां इस बिंदु पर, यह कोई बिंदु है, इसे भी एक बिंदु मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं बिंदु बी, यहां मान लेते हैं बिंदु ए। ए बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ए बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। और बी बिंदु पर यह भवन, यह इमारत है। अब ए बिंदु से यह व्यक्ति एकदम सीधे भवन के शीर्ष पर देखेगा, भवन के शीर्ष पर देखेगा, और इस व्यक्ति का जहां पर यह खड़ा है वहां से भवन का आधार को जोड़ दिया जाएगा। तो आपने देखा जब यह व्यक्ति जो ए बिंदु पर स्थित है वह बी बिंदु पर स्थित भवन के शीर्ष पर देखता है, और आधार को जोड़ने से दोनों के एक त्रिभुज का निर्माण होता है, एक त्रिभुज का निर्माण होता है। और आपको यहां दिख रहा होगा कि यहां कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इस भवन का ऊंचाई को मापना है। तो देखने में तो यह त्रिभुज लग रहा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, और एक कोण 90 डिग्री का। तो कहीं ना कहीं इस भवन के, इस इमारत के ऊंचाई का गणना करने के दौरान हमें एक त्रिभुज का निर्माण हो, हमारे द्वारा एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। और यह कौन सा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे कुछ और गणना करते हैं, इधर देखते हैं। मान के चलिए यहां कोई पतंग उड़ रहा है, यहां कोई पतंग उड़ रहा है, ठीक है, यहां कोई पतंग उड़ रहा है, और यह पतंग एक डोरी से बंधा हुआ है, और इस बिंदु को ए मान लेते हैं। बस ध्यान से देखिएगा, ए बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है और पतंग को उड़ा रहा है। और आप लोग पतंग जरूर उड़ाए होंगे, आप लोग को पता होगा कि पतंग हमेशा तिरछा उड़ेगा, सीधा तो उड़ेगा नहीं, परपेंडिकुलर तो उड़ेगा नहीं, सीधा तो उड़ेगा नहीं, तिरछा उड़ेगा, ठीक है, तिरछा उड़ेगा।
तो ए बिंदु पर कोई व्यक्ति स्थित है और वह ए बिंदु से इस पतंग को उड़ा रहा है, इस पतंग को उड़ा रहा है। तो इस पतंग की ऊंचाई कितनी होगी, इस पतंग की ऊंचाई कितनी होगी? तो ऊंचाई तो सीधी होगी, ऊंचाई कितनी होगी? तो ऊंचाई पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है, पतंग की ऊंचाई को मापने के लिए मापने के दौरान फिर से आपने देखा कि एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। फिर से यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। और जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, कौन त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। कौन त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। कौन त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। चलिए, तो हमने देखा कि कोई भी चीज का ऊंचाई माप रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक त्रिभुज मिल जा रहा है, जो कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसी क्रिया को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए यहां एक नदी है और नदी के ऊपर पुल का निर्माण हुआ है, नदी के ऊपर पुल का निर्माण हुआ है और हमसे नदी की चौड़ाई पूछ दिया कि नदी की चौड़ाई कितनी है। तो नदी की चौड़ाई तो यही होगी, यहां से यहां तक यही नदी की चौड़ाई होगी। तो नदी की चौड़ाई की गणना करने के दौरान हमने देखा, नदी की चौड़ाई की गणना करने के दौरान हमने देखा कि फिर से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और इस त्रिभुज का जो त्रिभुज का निर्माण हुआ है, इस त्रिभुज पर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी फिर से कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और समकोण त्रिभुज के इस भुजा का मान अगर हम ज्ञात कर देंगे तो हमको नदी की चौड़ाई पता चल जाएगी, यानी फिर से समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब आगे देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं और समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए यहाँ एक बिंदु ए है और यहाँ एक बिंदु बी है और यहाँ एक बिंदु सी है। बी बिंदु पर एक हवाई जहाज उड़ रही है और सी बिंदु पर भी एक हवाई जहाज उड़ रही है। दो अलग अलग बिंदु हैं, एक बी बिंदु एक सी बिंदु। बी पर हवाई जहाज उड़ रही है और सी पर हवाई जहाज उड़ रही है। हवाई जहाज जब बी बिंदु पर स्थित थी और एक हवाई जहाज जब सी बिंदु पर स्थित थी, तो ए बिंदु पर स्थित एक व्यक्ति ने एक साथ दोनों हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा। ए पर स्थित कोई व्यक्ति ने सी पर उड़ रहे हवाई जहाज को देखा और ए पर स्थित व्यक्ति ने उसी टाइम बी बिंदु पर उड़ रहे जहाज को देखा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी। तो कोई ऊपर जाके तो नहीं इसका गणना करेगा, माप निकालेगा कि हाँ बी पर जो हवाई जहाज स्थित है और सी पर जो हवाई जहाज स्थित है, इन दोनों के बीच की दूरी इतनी होगी। वह कहीं ना कहीं हमको यहीं पर जमीन पर स्थित रहकर ही ज्ञात करना होगा। तो हम देखेंगे कि बी बिंदु पर जो हवाई जहाज स्थित है, यहां से एक सीधी रेखा खींचेंगे और उसको डी बिंदु तक लेकर आएंगे और सी बिंदु पर जो हवाई जहाज स्थित है, यहां से एक रेखा खींचेंगे और इसको ई बिंदु तक लेकर आएंगे। ए से ई को मिलाएंगे और ए से डी को मिला देंगे। और हमसे क्या पूछा है? बी बिंदु और सी बिंदु पर उड़ रहे हवाई जहाजों के बीच की दूरी, यानी बीसी का मान। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ फिर से समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। एक समकोण त्रिभुज यहाँ और एक समकोण त्रिभुज यहाँ, यानी दो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। एक समकोण त्रिभुज ए ई सी और दूसरा समकोण त्रिभुज ए डी बी। अब हमको बीसी का मान चाहिए, तो हम ए से ई का मान ज्ञात कर लेंगे इस समकोण त्रिभुज की मदद से और फिर ए से डी का मान ज्ञात कर लेंगे इस त्रिभुज के मदद से। और ए से डी का जो मान होगा और ए से ई का जो मान होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो डी का जो मान हो जाएगा वही जाकर आपका बीसी का मान हो जाएगा और हमको दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी का मान पता चल जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि बार बार समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जा रहा है।
तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के कोणों, भुजाओं तथा उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। हमने 4 उदाहरण देखा और चारों उदाहरण में हमने देखा कि बार बार समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जा रहा है। तो हमको इस अभी तक मैंने जो बताया उससे सारे स्टूडेंट को यह बात क्लियर हो गया होगा कि त्रिकोणमिति में हमको समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है। बार बार हमको समकोण त्रिभुज की गणना करनी है, मान निकालना है, बस यही है आपका त्रिकोणमिति। तो अब आगे बढ़ते हैं और फिर से कुछ बात त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री को अगर तोड़ेंगे तो यह 3 हिस्सों में बट जाता है। यह 3 हिस्सों में बट जाता है। ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है भुजा, मैट्री का मतलब होता है मापना। यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र का मापन करते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र मतलब त्रिभुज का बात हो रहा है। त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज का अध्ययन करते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया कि बार बार त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का गणना करते हैं, समकोण त्रिभुज के भुजाओं कोणों का गणना करते हैं। और त्रिकोणमिति को अगर तोड़ दिया जाए तो बनता है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब भुजा, मैट्री का मतलब मापना। यानी कि त्रिकोणमिति में हम 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र का मापन करते हैं और 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में हम लोग किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज का। अभी मैंने 4 उदाहरण देकर आपको अच्छे से समझाया। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं, कोणों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो अभी तक के वीडियो में सारे स्टूडेंट को यह बात क्लियर हो गई होगी कि हमको त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज का माप ज्ञात करना है। उम्मीद है कि अभी तक सारे स्टूडेंट को यहां तक वीडियो समझ में आई होगी। अब जब हमें यह पता चल गया कि त्रिकोणमिति में हमें समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है तो हम हल्का फुल्का समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें आगे गणित के प्रश्न बनाने में आसानी हो। चलिए, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। हम लोग पढ़ते आ रहे होंगे, सारे स्टूडेंट को पता होगा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा 2 अन्य कोण न्यून कोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो मान लेते हैं ABC। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण A जो है 90 डिग्री का है, आपको यह बात मालूम होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसे
हाइपोटेन्यूज कहा जाता है और शॉर्ट में इसे एच कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहते हैं। और मान के चलिए यहाँ कोण का निर्माण हो रहा है, थीटा कोण का निर्माण हो रहा है। जहाँ कोण का निर्माण होता है उसके सामने वाला भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है और शॉर्ट में इसे पी कहते हैं। और जो भुजा बच गया उसे हम लोग आधार कहते हैं। इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं और शॉर्ट में इसे बी द्वारा सूचित किया जाता है। बी द्वारा सूचित किया जाता है। इतना तो सारे स्टूडेंट को पता होगा कि जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं और जहां पर कोण दर्शाया गया होगा उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और जो भुजा बच गया उसे आधार कहते हैं। थोड़ा सा इसे और डिटेल में समझते हैं दो चित्र लेकर। चित्र फर्स्ट और चित्र सेकंड। क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप गलती कर सकते हैं, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसे अच्छे समझिएगा। ए बी सी यहाँ 90 डिग्री का कोण और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर थीटा कोण का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर थीटा कोण का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले चित्र फर्स्ट में देखेंगे। चित्र फर्स्ट में देखते हैं ध्यान से। जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। और जहां पर कोण दर्शाया जा रहा है उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाता है और जो भुजा बच गया उसे आधार कहेंगे। इसी नियम से चित्र 2 में देखा जाए तो जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। इसमें किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि चित्र 1 में सी पे कोण को दर्शाया गया है, लेकिन चित्र 2 में ए पर कोण को दर्शाया गया है। और जहां पर कोण को दर्शाया जाता है क्वेश्चन में, जहां पर कोण को दर्शाया जाएगा 30 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री जो भी कोण दिया रहे, जिस कोण के पास दिया रहेगा उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और जो बच गया उसे आधार कहते हैं। यह बात आप नोट करके रख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वह चीज आपके एक्सरसाइज 8.1 में बहुत ही काम आने वाला है और यहीं से मेन त्रिकोणमिति का शुरुआत होता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो सुन के लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा AB लंब, भुजा BC आधार तथा भुजा AC कर्ण है। यह तीनों भुजा मिलकर लंब, आधार और कर्ण, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा मिलकर लंब, आधार और कर्ण 6 अनुपात का निर्माण करता है जिसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और यहीं से मेन त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात से। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या टोटल कितनी होती है? 6। और 6 का मान आपको जानना एक्सरसाइज के अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज में अच्छा से बने तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। यानी कि अभी आपने क्या सीखा कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा लंब, कर्ण तथा आधार मिलकर 6 अनुपात का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। चलिए वह 6 अनुपात के बारे में हम लोग आज जानते हैं। पहला होता है साइन थीटा। दूसरा होता है पहला होता है साइन थीटा। पहले साइन थीटा का मान जान लेते हैं। साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण। लंब को शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? P। और कर्ण को शॉर्ट में H। यानी साइन थीटा बराबर होता है P बट्टे H, लंब बट्टे कर्ण। दूसरा होता है कॉस
थीटा, जिसका सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, बी, और कर्ण को एच। तीसरा होता है tan थीटा, जिसका मान होता है आपका लंब बटे आधार, जिसको शॉर्ट में सूचित करते हैं P बटे B से। यह 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। 3 लिखें, 3 इन तीनों का उल्टा होता है। जैसे चौथा नंबर, साइन का उल्टा कॉसेक। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक यानी कि कर्ण बटे लंब। कर्ण को शॉर्ट में H, लंब को P। पांचवा नंबर, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस का उल्टा सेक, तो इसका भी उल्टा कर देंगे, तो कर्ण बटे आधार यानी कि H बटे B। और छठा नंबर का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा आधार बटे लंब यानी कि B/P। हमने अभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और tan का उल्टा कॉट थीटा। यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप बेसिक मान के सीख सकते हैं कि यह जो आगे हम लोग जो सीखेंगे, जितना भी सूत्र बनेगा इसी से बनेगा। यही हमारा बेसिक है, यही हमारा पहला महत्वपूर्ण चीज है त्रिकोणमिति के चैप्टर में। इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, क्या होता है, कहाँ यूज होता है, उसमें कैसा आकृति का निर्माण होता है, किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं। वह था आपका इंट्रोडक्शन, परिचय त्रिकोणमिति का। लेकिन असली त्रिकोणमिति का शुरुआत त्रिकोणमितीय अनुपात से होता है। अब हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसके मदद से और क्या क्या बना सकते हैं सूत्र, और क्या क्या सूत्र बना सकते हैं। तो और क्या क्या सूत्र बना सकते हैं तो देखते हैं। तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा करते हैं तो हम देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो साइन थीटा का मान कितना होता है, P/H, गुने कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, H/P। P से P खत्म, S से H खत्म, बराबर 1, यानी साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। तो जब साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो अगर हम साइन थीटा को यहीं छोड़ देंगे और कॉसेक थीटा को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो सकता है, क्या 1 बटे कॉसेक थीटा। ये भी नोट कीजिएगा, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 और साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। अगला देखते हैं, कॉसेक थीटा को यहीं छोड़ देते हैं, साइन थीटा को उधर लेकर जाते हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। तो इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की मदद से हमें 3 चीज और पता चला। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। आगे देखते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है। कॉस थीटा का मान कितना होता है, B/H, गुने सेक थीटा का मान कितना होता है, H/B, H/B। B से B खत्म, S से H खत्म, बचा कितना 1, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना मिल गया 1। और इसी के मदद से आगे देखते हैं, कॉस थीटा को यहीं छोड़ देते हैं और सेक थीटा को उधर लेकर जाते हैं, तो 1 बटा सेक थीटा
यानी कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। और अगला क्या कर सकते हैं, सेक थीटा को यहीं छोड़ देते हैं और कॉस थीटा को उधर लेकर जाते हैं, तो 1 बटा कॉस थीटा। यानी हमको फिर से 3 चीज प्राप्त हुआ, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कॉस थीटा। अब आगे देखते हैं, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है। टैन थीटा का मान होता है p बाई बी, अगुने कॉट थीटा का b बाई पी, p से p खत्म, b से b खत्म, बचा कितना 1, यानी टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना मिल गया 1। और इसी क्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो कॉट थीटा इधर गुना में उधर जाएगा भागा में, तो टैन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉट थीटा। और एक चीज तो यह मिला, और अगला देख सकते हैं, टैन थीटा को उधर लेकर जाएंगे तो कॉट थीटा बराबर 1 बट्टा टैन थीटा। 3 चीज हमें और प्राप्त हुआ, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट के मदद से हमें बहुत सारे फॉर्मूले प्राप्त हुए और यह उसका बेस है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए आगे और देखते हैं क्या कुछ हमें और भी प्राप्त होता है, देख लेते हैं, ताकि हमें एक्सरसाइज में प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत ना हो। सारे बातों को ध्यान से सीखिएगा और नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला देखते हैं, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा का कुछ मान प्राप्त होता है या नहीं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाई एच बट्टा कॉस थीटा का मान कितना होता है b बाई एच। एच चल जाएगा सबसे ऊपर तो क्या हो जाएगा p इंटू एच, अब b चल जाएगा h के पास, b इंटू एच, एच से h खत्म, p बाई b। और p बाई b किसका सूत्र होता है tan थीटा का, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। अगला कॉस थीटा बटे साइन थीटा, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। कॉस थीटा का मान b बाई एच और साइन थीटा का p बाई एच, तो h चल जाएगा सबसे ऊपर, b इंटू एच बट्टे p इंटू एच, h से h खत्म, बचा b बाई p। b बाई p किसका मान होता है b बाई p कॉट थीटा का, यानी कि कॉट थीटा। एक यह चीज प्राप्त हुआ और एक यह चीज प्राप्त हुआ। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। तो हमने आज त्रिकोणमिति का सारा इंट्रोडक्शन बता दिया और अगले वीडियो में मैं 8 NCERT का 8.1 के सभी प्रश्न को हल करूंगा। और जैसे जैसे फॉर्मूला और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे एक्सरसाइज के अनुसार, उसे मैं बताते जाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो को क्लास 10th के स्टूडेंट अंत तक देखेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे, अच्छा से नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे जो 10th का बोर्ड देने वाले हैं, ताकि उन्हें इस वीडियो की मदद से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाए और वो भी इसका फायदा उठा पाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।